आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 2 का चौथा सवाल हल करेंगे। यह सवाल है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। देखिए वो पूछ रहा है कि एक श्रेणी है और जो कि एक समांतर श्रेणी है, इसका कोई पद -150 है, यानी इस श्रेणी जब आगे बढ़ती जाएगी, यह श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी तो कहीं जाके किसी नंबर पे क्या कोई ऐसा पद है जो -150 होगा। तो इन सवालों को हल करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया और बार बार बताती हूँ कि सबसे पहले आपको A, D, N और AN इन चारों मानों में से जो भी मान आप प्रश्न में से ज्ञात कर सकते हो उनको ज्ञात करो और लिखो। तो सबसे पहले हम श्रेणी उतार लेंगे। हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है 11, 8, 5 और 2। ये आगे बढ़ती जाएगी और हमें पता करना है कि आगे बढ़ने पर कहीं जाके क्या कोई पद -150 आता है या नहीं। अब देखिए हमें चार मानों को लिखना है। एक AN ले लो, A ले लो, N और D। कोई भी सवाल है, इन चारों का मान तो आपको इस प्रश्न में से देखना ही होगा। जिसका मान आप ज्ञात कर सकते हो उसको लिख दो, जिसका मान ज्ञात नहीं कर सकते उसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दो। सबसे पहले देखो A पे आते हैं। A क्या होता है? प्रथम पद। इसका प्रथम पद क्या है? 11। तो हम A का मान लिख सकते हैं 11। फिर D का मान आराम से निकाल सकते हैं। A और D तो लगभग सब में निकल जाएगा। D का मान आराम से निकाल सकते हैं। D का मान निकालने का सूत्र होता है A2 - A1। चलिए मान रखते हैं A2 - A1 में। A2 क्या है? 8। A2 मतलब दूसरा पद है 8 माइनस A1 पहला पद है 11। 8 में से 11 घटाना है, छोटी राशि में से बड़ी राशि घटानी है, तो जो बचेगा वो माइनस का आएगा। 8 में से 11 गए तो कितने बचे? -3। ये आपके D का मान हो गया, A का मान हो गया। अब AN और N में से हम किसका मान निकाल सकते हैं? वो पूछ रहा है क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। तो देखो एक पद दे रखा है हमें, पद है ना, ये -150 एक पद है। तो N और N में से पद कौन होता है? AN होता है ना। तो ये -150 AN का मान है, ठीक है। -150 एक पद है जो कि N वा पद है। अब यह कब आएगा, कौन से नंबर पे आएगा वो हमें नहीं पता। तो माना N वा पद -150 है, तो N हमें अज्ञात नहीं है। N अज्ञात है तो N की जगह N लिख देंगे। और यहाँ पे मैं आपको हिंदी भी लिख सकते हैं। माना कि AP का N वा पद -150 है, ठीक है। माना AP का N वा पद -150 है। अब इसको हल करें। हल करने के लिए एक ही सूत्र होता है व्यापक पद ज्ञात करने का या N वा पद ज्ञात करने का। वो होता है AN बराबर A प्लस कोष्टक N-1D। ये सूत्र होता है AN ज्ञात करने का, जिसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस सूत्र में जिनके मान हमें पता है उनके मान रख देते हैं। देखिए AN का मान पता है ना, AN का मान है -150। तो AN की जगह हमने लिख दिया -150, बराबर की जगह बराबर। A का मान कितना है? A का मान है 11, तो A की जगह मैंने लिख दिया 11। फिर प्लस कोष्टक N का मान नहीं पता तो N की जगह रख दिया हमने N -1 कोष्टक D का मान कितना निकाला था? -3। इसको किस में रखेंगे? कोष्टक में। पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी माइनस का राशि आपको मिले तो उसको कोष्टक में लिखना, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि जैसे कि यह N-1 में से 3 घट रहा है। यदि आप कोष्टक नहीं लगाओगे तो ये लगेगा कि N-1 में से 3 घट रहा है। चलिए अब इसे हल करते हैं। इनका हल हम पहले भी सवालों में कर चुके हैं। सबसे पहले किसका पक्षांतरण करेंगे? 11 का। तो 11 का पक्षांतरण करने पर -150, 11 बाएं पक्ष में गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का।
और ये ऐसा का ऐसा ही उतार दिया। 150 और 11 दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे तो कितना आएगा 161 माइनस के 161, और इसको हमने ऐसा का ऐसा उतार दिया। अब -3 का पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि -3 गुणा हो रहा है तो पक्षांतरण के बाद ये जाएगा भाग में और यहाँ बच जाएगा n-1। माइनस से माइनस कट गया, भाग दीजिए। देखो 161 में 3 का भाग देते हैं, 3 पंजे 15, ठीक है, हाथ से लगी एक 3 पंजे 15, बचा 1, वो 1 इस 1 के आगे लगेगा तो ये बन जाएगा 11, और 3 तिया 9, बचेगा कितना 2 शेषफल। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 161 में 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा है। 161 में 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तब क्या करें? यदि 161 में 3 का पूरा भाग ना जाए तो अब कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहा तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं n-1। अब हमें तो n का मान ज्ञात करना है, अब इसके n का अकेला करना पड़ेगा। n को अकेला करने के लिए -1 का पक्षांतरण करना पड़ेगा, तो -1 का पक्षांतरण करा तो यह इस पक्ष में जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए n का मान निकालना है, ये देखिए इनको जोड़ेंगे तो देखो 53 में 1 जोड़ा तो ये हो जाएगा 54, और हमारे पास आ जाएगा 54 सही 2/3, ठीक है। n का मान आया 54 सही 2/3। देखिए n हमें यहाँ पे कोई भी पूर्ण या संख्या नहीं मिल रही है, यानी n हमें भिन्नों के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब एक बताओ, क्या रोल नंबर ऐसे होते हैं कि 2/3 रोल नंबर आ जाओ, 4/5 रोल नंबर आ जाओ, 1/2 रोल नंबर ना आ जाओ? रोल नंबर तो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी ना, प्राकृत संख्या होगी। रोल नंबर जैसे होगा 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, 7 रोल नंबर, 8 रोल नंबर। n का मान एक प्राकृत संख्या होगी, ठीक है, माइनस में भी नहीं आना चाहिए n का मान माइनस, क्योंकि -5 रोल नंबर सुना है, -5 रोल नंबर आ जाओ, -11 रोल नंबर आ जाओ, या 0 रोल नंबर आ जाओ। 0 रोल नंबर तो होता नहीं है ना। तो n एक नंबर है, और हम जानते हैं कि श्रेणी पहले पद से शुरू होती है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो इसे करके 5वां, 6वां, 7वां, 18वां, 21वां, 32वां, 45वां, तो एक प्राकृत संख्या में श्रेणी चलेगी ना। तो n का मान एक प्राकृत संख्या होना चाहिए ना। यदि n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं आता है तो क्या होगा? तो हम लिखेंगे कि भाई n एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः -150 इस श्रेणी का पद नहीं होगा। यदि n एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, तब ही जो भी पद आपसे कह रहा है वह इस श्रेणी का पद होगा। अगर यह भिन्न में प्राप्त होती है तो यह इस श्रेणी का पद नहीं होगा। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात करो। आइए इसे हल करते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है वो, कि छठा पद, छठे पद को हम कैसे लिखते हैं, A6 में। छठा पद तो क्या कह रहा है, क्रमशः लगा हुआ है, तो छठा पद तो हो गया 19 और 17वां पद हो गया 41। अब इसका 40वां पद ज्ञात करो, ठीक है। हमसे वो पूछ रहा है कि भाई 40वां पद इसका ज्ञात करो कि क्या होगा। अब यहां पे दे रखा है A6 बराबर 19। अब इन दोनों के लिए A और D के मान दोनों एक से होंगे, लेकिन N और AN के मान इनके लिए बदल रहे हैं। देखो, जब A6 बराबर 19 दे रखा है तो N का मान है 6 और AN का मान है 19, ठीक है। और जब A7 बराबर 41 दे रखा है तब N का मान है 17 और AN का मान है 41, ठीक है। A और D हमें पता नहीं है, तो हमें इन दोनों जो भी हमें मान दिए गए हैं उनसे सबसे पहले A और D के मान निकालने होंगे। A और D के मान निकालने के बाद हम A40 का मान निकालेंगे, यानी कि हमारे पास 3 चीजें क्या आते हैं। ये तो वो प्रश्न में पूछ ही रहा है, और इन जो भी दिए गए पद हैं उनसे हमें A और D के मान ज्ञात करने हैं।
सूत्र हमारे पास एक ही है, एन व व्यापक पद ज्ञात करने का एक ही सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो पहले इस सूत्र को यहाँ लगा देंगे, फिर उस सूत्र को यहाँ लगा देंगे और हमें को दो समीकरण मिल जाएंगे। फिर उन दोनों समीकरण को हल करके ए और डी का मान निकालेंगे, फिर उन सभी मानों को रख के ए 40 का मान निकालेंगे। चलिए रखते हैं। सबसे पहले सूत्र हमारे पास होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन का मान कितना है 19, तो ए एन के नीचे 19 बराबर ए का मान नहीं पता, एन का मान कितना है 6 माइनस 1, डी का मान नहीं पता। चलिए 19 बराबर ए प्लस 6 में से 1 गया 5 और डी की जगह डी। अब देखिए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ हल ही नहीं कर सकते, कुछ हल करने के लिए है ही नहीं, सब अलग अलग है। ये अचर है, ये एक के पद में है, ये डी के पद में है, तो कुछ नहीं कर सकते। ये हमें एक समीकरण मिल गया जिसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब जिस तरीके से यहाँ हल करा है उसी तरीके से यहाँ हल करते हैं। सूत्र लगाएंगे एन वे पद का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, जो मान है वो रखते हैं। ए एन बराबर है 41 बराबर ए का मान नहीं पता, कोष्टक एन का मान है 17 माइनस 1 डी। अब देखिए इसमें आगे हल क्या कर सकते हैं। इसमें आगे हम ये हल कर सकते हैं कि भाई 17 में से 1 घट रहा है, इसको घटा दो, बाकी देखते हैं बाद में क्या होता है। 41 की जगह 41, बराबर की जगह बराबर, ए की जगह ए प्लस 17 में से 1 गया 16 डी। देखो अब यहाँ भी कुछ हल नहीं हो सकता क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग है ना, जुड़ती घटती जो भी हल होती हैं वो एक ही राशियां होती हैं। जैसे सेकंड में सेकंड जुड़ता है, गुणा होता है, या मीटर में मीटर जुड़ता है, किलोमीटर में किलोमीटर जुड़ता है, तो ऐसी एक जैसी राशियां आपस में हल होती हैं। ये अचर है, ये ए के पद में है, ये डी के पद में है, तो ये फिर इनको हल होने की संभावना ही नहीं है। तो हम इसको एक समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करके हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि आप पहले क्लास में पढ़ चुके हो। मैंने समीकरण 1 को लिखा 19 बराबर ए प्लस 5d। इसी के नीचे समीकरण 2 को लिखा 41 बराबर ए प्लस 16d। अब समीकरण 1 में से समीकरण को 2 को घटाया। जब हम घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 19 माइनस 41, ये a माइनस ए और ये 5d माइनस 16d। 19 में से 41 घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस का बचेगा। घटाओ कितना बचेगा, 41 में से 9 घटाओ, 19 घटाओ सॉरी, देखो 11 में से 9 गए, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी ना। आप छोटी संख्या में से तो बड़ी संख्या घटा नहीं सकते, घटाओगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। यहाँ पे बड़ी संख्या 41 जो कि है माइनस की, तो जो हमें पास बचेगा वो बचेगा माइनस का। तो यहाँ पे देखो घटाने पे आएगा 11 में से 9 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, किसके, माइनस के बराबर। अब देखो a में से 1 गया कुछ नहीं, अब ये माइनस 16 में से 5 गया तो आया माइनस के 11d। अब हम d का मान निकालते हैं। ठीक है, डी का मान निकालने के लिए डी को अपने पक्ष में अकेला करना पड़ेगा। डी अपने पक्ष में अकेला कब होगा, जब -11 यहाँ से हट जाए। -11 यहाँ पे गुणा हो रहा है तो -11 का पक्षांतर करने पर -11 चला जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा का जब कोई संख्या गुणा हो रही होती है तो उसका पक्षांतर करने पर वो भाग में जाती है। अब डी अकेला हो गया ना। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 11 दूनी 22, तो डी का मान आ गया 2। डी का मान क्या आया, 2। देखो डी का मान निकल गया। अब हम इस डी का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रखो, जो भी आपको छोटा सा समीकरण रख रहा हो ना, लग रहा हो जिसकी संख्या छोटी सी लग रही हो, आपको हल करने में इजी लग रहा हो, उस समीकरण में आप इस डी का मान रखो। तो मैं रख देती हूं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, 19 बराबर a प्लस 5d। 19 बराबर a का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, a की जगह a, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, d की जगह क्या रखना है, जो d का मान आया है, d की जगह हमें रखना है 2, तो गुणा करके 2 रखना। ठीक है ना, 19 बराबर a प्लस
5 को 2 से गुणा करा 10। अब हमें a का मान निकालना है तो a को अपने पक्ष में अकेला करना पड़ेगा। a अपने पक्ष में अकेला कब होगा? जब यहाँ से 10 हट जाए। तो 10 का पक्षांतरण करना पड़ेगा। 10 प्लस हो रहा है तो पक्षांतरण होने पर वो कहाँ जाएगा? बाएं पक्ष में। और क्या बन जाएगा? माइनस का 10। तो 19 तो अपने पक्ष में है ही, 10 इधर आया तो हो जाएगा माइनस का 10 बराबर a। 19 में से 10 गए, बच्चा 9। तो a का मान आपका आ गया 9। इसको ऊपर रख लेते हैं कि भाई a का मान तो आ गया 9, d का मान आ गया 2। अब हमें किसका मान निकालना है? a 40 का। a 40 का आपको मान निकालना है। और n का मान कितना हो गया? यहाँ पे देखो, आप कहोगे मैडम n का मान, अरे भाई an का मान ज्ञात करना है ना। तो n का मान देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए नीचे लिखा है। हिंदी में लिख देते हैं कि भाई 40वां पद, तब तो आप समझ जाते हो कि भाई n का मान 40 है। अगर ऐसा भी लिखा हो ना तो आप ये समझ लो कि ये यहाँ पे n का मान होता है। ये जो यहाँ पे नीचे लिखा होता है हम इसको an ही बोलते हैं ना। a1, a2, a3, a1 मतलब पहला पद, a2 मतलब दूसरा पद, a3 मतलब तीसरा पद। यहाँ a 40 लिखा है तो ये 40वां पद है। अब 40वां पद क्या है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन n बराबर क्या है? 40। इस तरीके से आप n का मान ज्ञात कर सकते हो। बस अब सूत्र में रख दो। व्यापक पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a 40 का तो मान ज्ञात ही करना है ना, तो an की जगह तो हो गया a 40, a का मान हो गया 9 प्लस कोष्टक n का मान 40 माइनस 1 कोष्टक d का मान 2। अब चूंकि 2 देखो माइनस का नहीं है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अगर यहाँ पे माइनस का होता ना तो फिर मेरे को कोष्टक में लिखना होता। अभी तो साफ पता चल रहा है कि भाई 2 इस पूरे कोष्टक से गुणा हो रहा है। a 40 बराबर 9 प्लस 40 में से 1 गया 39 और 2 आपस में गुणा हो रहा है। a 40 बराबर 9, 39 को 2 से गुणा करो, 2 9 18 की 8, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। तो a 40 बराबर हो जाएगा 78 में 9 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 87। इस तरीके से देखो हमारे पास इसका आंसर प्राप्त हो गया। एक बार आप दोबारा समझ लो। हमें दिया गया था छठा पद, तो मैंने लिख दिया a6 बराबर 19। 17वां पद तो a17 बराबर 41 और पूछा गया था a 40। a और d हमें पता नहीं थे। जो हमें पता था वो था कि n का मान 6 और an का मान 19। इस बार पहले इसमें हमने इस सूत्र को लगाया और एक समीकरण प्राप्त किया। यहाँ पे n का मान हो गया 17 और an का मान हो गया 41। फिर हमने सूत्र को लगाया और मान रखा और समीकरण 2 प्राप्त किया। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करा। विलोपन विधि से हल करने पर d का मान 2 प्राप्त हुआ। इस d के मान को समीकरण 1 में रखने पर a का मान प्राप्त किया। अब हमें a का मान प्राप्त हो गया, d का मान प्राप्त हो गया। हमें ज्ञात करना था a 40, जिसके लिए n का मान ज्ञात होना जरूरी था। तो n का मान हमने यहाँ से लिया 40। फिर जो भी आपका n व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र होता है वो रख के हल करा तो आपको a 40 का मान ज्ञात हो गया।